आज खड़ी बोली हिंदी गद्य उद्भव और विकास इस विषय पर मेरा व्याख्यान प्रस्तुत है। सर्वप्रथम एक सवाल आता है कि गद्य से पहले पद्य क्यों आया हिंदी में, और प्रारंभ में गद्य का अभाव क्यों था। इन्हीं सवालों का उत्तर इस व्याख्यान में है। विश्व की अनेक भाषाओं की तरह हिंदी में भी पहले पद्य का और फिर गद्य का विकास हुआ। गद्य साहित्य के बाद में आविर्भूत होने के कारणों को लेकर विद्वान एक मत नहीं हैं। पहला, प्रत्येक भाषा के साहित्य का आरंभ ही पद्य से होता है, अतः हिंदी में भी ऐसा होना स्वाभाविक है। दूसरा, संस्कृत में पद्य का ही महत्व था तथा प्रवर्ती भारतीय भाषाओं ने भी संस्कृत के इसी आदर्श का पालन किया, अतः हिंदी में भी गद्य का विकास नहीं हो सका। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं कि जब किसी युग विशेष में जीवन का दृष्टिकोण बौद्धिकतापरक, यथार्थवादी, वस्तुवादी एवं व्यावहारिक अधिक होता है तो गद्य को अधिक प्रोत्साहन मिलता है, जबकि इसके विपरीत जीवन में भावुकता, तर्क शून्यता, आध्यात्मिकता एवं काल्पनिकता की प्रतिष्ठा होने पर उसमें अभिव्यक्ति पद्य का माध्यम अपनाती है। ईसा की 7वीं-8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक के समय को भारतीय इतिहास की दृष्टि से मध्यकालीन युग कहा जाता है, जिसमें धीरे धीरे बौद्धिकता, तार्किकता, यथार्थवादिता आदि के स्थान पर क्रमशः भावुकता, अंधविश्वास, काल्पनिकता की प्रतिष्ठा हो गई। अतः ऐसी स्थिति में साहित्यकारों का भी पद्य की ओर उन्मुख हो जाना स्वाभाविक ही था। आगे चलकर जब पुनः मुद्रण यंत्रण के प्रचलन, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक, सामाजिक एवं बौद्धिक आंदोलनों के उत्थान तथा पत्र पत्रिकाओं के प्रसार के कारण जीवन में ज्यों-ज्यों बौद्धिकता, ज्ञान, तर्क एवं चिंतन की प्रतिष्ठा हुई, त्यों-त्यों गद्य साहित्य का भी विकास होता गया। 19वीं सदी के पश्चात तो हिंदी में गद्य साहित्य की इतनी उन्नति हुई कि कुछ इतिहासकार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल तक की संज्ञा देते हैं। अतः आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य के अभाव का सबसे बड़ा कारण विभिन्न परिस्थितियों के कारण हमारे जीवन में बौद्धिकता के स्थान पर रागात्मकता, दार्शनिकता के स्थान पर भक्ति भावना एवं यथार्थवादिता के स्थान पर काल्पनिकता की प्रतिष्ठा हो जाना ही है। अन्य कारण गौण हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में आधुनिक काल की सर्वप्रधान घटना रही है गद्य का विकास। इस प्रमुखता के कारण ही यह युग गद्य काल कहलाता है। संसार की सभी भाषाओं के साहित्य में पद्य ही आरंभ में चलन में रहा और गद्य का आविर्भाव बहुत बाद में हुआ। इसका एक सार्वभौमिक कारण रहा है और वह यह कि आरंभ में मनुष्य में मस्तिष्क पक्ष की अपेक्षा हृदय पक्ष अधिक प्रबल रहा। मन पर हृदय और बुद्धि पर भावना हावी रही। इसके अतिरिक्त मानव में सौंदर्य प्रेम की प्रवृत्ति सनातन एवं चिरंतन है। यह एक सर्वसम्मत तथ्य है कि भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति जितनी पद्य में संभव है उतनी गद्य में नहीं। मानव की संगीत के प्रति नैसर्गिक रुचि ने भी पद्य के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रारंभ में मानव के भाव सरल और तरल होते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई जटिलता नहीं होती। परिणामतः उनको अभिव्यक्ति का माध्यम पद्य आसानी से हो सकता है। सभ्यता और विज्ञान के उत्तरोत्तर विकास के साथ साथ मानव के विचारों में गहनता, जटिलता और नाना प्रकार की समस्याओं का समावेश स्वतः होने लगता है। इस प्रकार के नाना सभ्यता संकुल जटिल विचारधारा के वहन करने की क्षमता पद्य में न होकर गद्य में ही संभव है।
गद्य के बाद के आविर्भाव का कारण एक यह भी है कि मुद्रण कला के अभाव में वक्तव्य वस्तु को स्मृति पटल पर सदा बनाए रखने में पद्य जितना सहायक हो सकता है उतना गद्य नहीं। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य की स्थिति। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य प्रायः अविकसित रहा, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसका सर्वथा अभाव रहा है। पूर्ववर्ती युग के हिंदी गद्य को भाषा की दृष्टि से मुख्यतः 4 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है: राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य। आज हम राजस्थानी गद्य और मैथिली गद्य इन 2 का अध्ययन करेंगे। ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य इसका अध्ययन अगले व्याख्यान में करेंगे। तो प्रथम है राजस्थानी गद्य। हिंदी गद्य का प्रथम निदर्शन राजस्थानी भाषा में 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में उपलब्ध होता है। इस काल की राजस्थानी गद्य रचनाएं हैं आराधना 1273 ईस्वी, अतिचार 1283, बाल शिक्षा 1279 उल्लेखनीय हैं। ये रचनाएं मुनि जिन विजय द्वारा संपादित प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ में संग्रहित हैं। 14वीं-15वीं सदी में रचित अनेक राजस्थानी गद्य रचनाएं श्री अगरचंद नाहटा के पास सुरक्षित हैं। इनमें से तत्व विचार एवं धनपाल कथा उल्लेखनीय हैं। 14वीं सदी 15वीं सदी की एक रचना पृथ्वी चंद्र चरित्र भी है। राजस्थानी गद्य साहित्य की एक सुदृढ़ परंपरा ऐतिहासिक एवं काल्पनिक गद्य कथाओं के रूप में मिलती है। इन कथाओं के 3 प्रकार हैं: वचनिका, ख्यात और बात। इनमें शिवदास द्वारा रचित अचलजात खिचीरी वचनिका 1425, खिरिया जग्गा रचित वचनिका राठौड़, रतन सिंह जीरी 1658 ईस्वी, नयन सिंह रचित मुहणोत नैणसीरी ख्यात 1665 ईस्वी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शासकों के दान पात्रों, पटे पखानों और उनके द्वारा दी गई सदनों में भी गद्य का प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा अपभ्रंश मिश्रित है। इस संदर्भ में महाराज पृथ्वीराज और चित्तौड़ के रावल समर सिंह के दान पात्र आदि प्रमुख रूप में उपलब्ध हैं। 17वीं सदी में राजस्थानी में टीका शैली के गद्य की भी रचना की गई। 1626 ईस्वी में लिखित बेली कृष्ण रुक्मिणी री उदाहरण स्वरूप 18वीं-19वीं सदी में राजस्थानी गद्य का और भी परिष्कार हुआ। गद्य रचना 20वीं सदी में भी हुई, किंतु खड़ी बोली के सार्वभौम प्रभाव ने राजस्थानी गद्य को उसी प्रकार धूमिल कर दिया जैसे ब्रजभाषा, भोजपुरी आदि के गद्य रूप को। फिर है राजस्थानी गद्य की विशेषताएं। राजस्थान का अधिकांश गद्य साहित्य या तो जैन मंदिरों के आश्रय में रचित है या राजपूत नरेशों के आश्रय में रचित। अतः दोनों प्रकार के आश्रय में इसे पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हुआ। धर्माश्रय में रचित गद्य साहित्य सर्वत्र ही धर्म से प्रेरित नहीं है। अनेक जैन मुनियों ने शिक्षा देने के साथ साथ कलात्मक सृष्टि के लक्ष्य से भी गद्य रचनाएं प्रस्तुत की हैं, अतः उनमें पर्याप्त साहित्यिकता मिलती है। राजस्थानी गद्य रचनाओं की भाषा शैली के संबंध में ये बात ध्यान देने की है कि उसमें विभिन्न रचनाओं में काल भेद एवं स्थान भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार की भाषाएं प्रयुक्त हुई हैं। अतः राजस्थानी गद्य की 13वीं सदी से लेकर अब तक के विकास क्रम का अध्ययन अविच्छिन्न रूप से किया जा सकता है। विषय वस्तु की दृष्टि से भी राजस्थानी गद्य साहित्य का क्षेत्र पर्याप्त व्यापक है। उसमें धर्म, राजनीति, लोकवार्ता आदि अनेक विषयों का समावेश हुआ है। वस्तुतः यह खेद की बात है कि इसकी विपुल सामग्री अभी तक उपेक्षित है। राजस्थानी गद्य के बाद है मैथिली गद्य।
राजस्थानी की भांति मैथिली भाषा में भी गद्य साहित्य की दीर्घ परंपरा उपलब्ध होती है। इसका प्राचीनतम उपलब्ध गद्य ग्रंथ ज्योतिरीश्वर का वर्ण रत्नाकर है, जिसका रचना काल 1324 ईस्वी माना जाता है। यह 7 अध्यायों में विभक्त है। यह वस्तुतः भारतीय काव्यशास्त्र, कलाशास्त्र एवं ज्ञान विज्ञान का कोश है, जिसमें विभिन्न विषयों का वर्णन काव्यशास्त्रीय दृष्टि से किया गया है। इस ग्रंथ में लेखक ने जहाँ व्याकरण का ढांचा तत्कालीन लोक भाषा से लिया है, वहाँ उसने विभिन्न संज्ञाओं एवं विशेषणों के रूप में संस्कृत के तत्सम शब्दों को अपनाया है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति अपभ्रंश से परे हटने के लक्ष्य की सूचक है। आगे चलकर आधुनिक भाषाओं में भी अपभ्रंश के तद्भव रूपों के स्थान पर संस्कृत के तत्सम पद ही अधिक प्रयुक्त हुए हैं। अतः इस दृष्टि से भी वर्ण रत्नाकर आधुनिक भाषाओं के नवोत्थान की प्रवृत्ति का सूचक है। आगे चलकर प्रसिद्ध गीतिकार विद्यापति ठाकुर 1360-1448 ईस्वी ने अपनी 2 गद्य रचनाओं कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका द्वारा ज्योतिरीश्वर की गद्य परंपरा को आगे बढ़ाया। कीर्तिलता गद्य पद्य मिश्रित ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें कवि ने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह के युद्ध की एक घटना का विवरण आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया है। पूरी रचना 4 पल्लवों में विभक्त है। गद्य और पद्य का प्रयोग साथ साथ हुआ है तथा पद्य भाग में दोहा, छपय, रड्डा, गीतिका छंद हैं। विद्यापति की दूसरी रचना कीर्ति पताका खंडित एवं अशुद्ध रूप में उपलब्ध है। इसमें महाराजा शिव सिंह की वीरता का आख्यान करते हुए युद्ध की घटना वर्णित की गई है। विद्यापति के अनंतर मैथिली गद्य की कोई महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना उपलब्ध नहीं होती। मिथिला, नेपाल एवं आसाम में रचित नाटकों में अवश्य मैथिली गद्य का प्रयोग मिलता है। विशेषतः आसाम के शंकरदेव 1449-1558, माधवदेव 1489-1596, गोपाल देव, रामचरण ठाकुर प्रभृति ने अपने नाटकों में संवादों के रूप में प्रायः गद्य का ही प्रयोग किया है। इन नाटकों में प्रयुक्त गद्य में भी पूर्वोक्त रचनाओं की भांति संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। मैथिली प्रदेश दीर्घकाल तक संस्कृत के अध्ययन का केंद्र रहा है। संभवतः इसी से मैथिली गद्य में तत्सम शब्दों के प्रयोग की बहुलता है। इसके अतिरिक्त अलंकृति एवं विद्वता प्रदर्शन के निमित्त भी संस्कृत शब्दावली का प्रयोग संभव है, पर इससे गद्य की अभिव्यंजना शक्ति एवं कलात्मकता में अभिवृद्धि ही हुई है। अतः मैथिली गद्यकारों की यह प्रवृत्ति प्रशंसनीय है। धन्यवाद।